दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अर्थ साइंस भूगोल विभाग में, और हमारे साथ हैं हमारे सम्मानित प्रोफेसर नेगी जी, जो पूरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी रहे, DSW रहे। तो सर आपका नमस्कार। सर आजकल जैसे जो आपदाएं हैं, धराली और ये बादल उदल जो फट रहे हैं, इससे काफ़ी लोग गांव-गांव में लोगों को एक डर सा बैठ गया है। तो इसके लिए मतलब ये कि एक तो क्या कारण हो सकते हैं, इसमें क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? बादल फटना जैसे कि जो साउंड ते बादल फटना हाँ जी। जैसे कि एक हम सामान्य रूप से भूगोल की अगर भाषा में इसको कहें तो हाँ, बादल फटना वो कहते हैं कि जो बहुत सारी बारिश बहुत छोटे समय में एक साथ बहुत तेज बारिश हो, इसको बादल फटना कहते हैं। इसको हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश अगर किसी क्षेत्र में होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। हाँ जी। बादल फटना जैसे हम इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा घड़ा है और उसको एकदम से तोड़ दिया जाए तो पूरा घड़ा एक साथ पानी जब आता है उसको बादल। और यहाँ की टोपोग्राफी इस तरह की है कि जैसे कोई बहुत चौड़ी कोई घाटी है और आगे जाकर के वो संकरी होती जाती है। हाँ तो जी। जो बादल बहुत सारे बादल होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, संकरी घाटी में जैसे प्रवेश करते हैं। संकरी घाटी में प्रवेश करने के बाद वो फटते हैं क्योंकि संकरी और उसके बाद वो बहुत अधिक नमी प्राप्त करके बहुत तेजी से बरस जाते हैं, उसको सामान्य रूप से बादल फटना कहते हैं। पर कुछ समय से ये घटनाएं बढ़ी भी हैं और इनसे नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। हुँ, होती तो ये घटनाएं बादल फटना कोई नई घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं तो होती रहती है। पर अब इनसे नुकसान इसलिए ज़्यादा होता है कि यहाँ पर मानव ने जैसे जैसे उसने अपना विकास किया तो उसने इन बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में नदी के किनारे पर गाढ़ गदेरों के आसपास उन्होंने अपने मकान बना दिए, अपना सारा रहन सहन उन्होंने वहाँ पर कर लिया। और जैसे ही तेज बारिश आती है तो उसके बाद ये सब कुछ उसको बहा करके और जन धन की बड़ा नुकसान होता है। ये बड़ा कारण ये बादल फटने की घटनाओं से हो रहा है। इसमें और कुछ समाधान हाँ, हम ये देखते हैं कि इन कोई भी आपदा जैसे चाहे उत्तराखंड हो या पर्वतीय क्षेत्र या कहीं पर भी उसको रोक नहीं सकते हैं। इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता पर इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। अब ये कम कैसे कर सकते हैं? एक तो मैंने जैसे कहा है कि बरसात से पहले जितने भी हमारे गाड गदेरे हैं इनके आसपास हमको मकान नहीं बनाने चाहिए। एक दूसरा क्या है कि जितने भी संवेदनशील क्षेत्र है उनमें निर्माण कार्यों से बचना चाहिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोई और कंस्ट्रक्शन हो या किस तरह से मकान हो, इनसे बचना चाहिए। जो सुरक्षित स्थान है उन्हीं पर ये बने। तीसरा यह है कि हमको जब इस तरह की अगर बहुत तेज बारिश आती है तो हमको इन गाढ़ गदेरों से आगे ऊपर हाइट की जगहों पर उस समय जाना चाहिए। जैसे हमने धराली का देखा है 5 अगस्त 2025 को जो धराली की जो घटना है उसमें पहले वहाँ पर पहले से ही ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र था और वहाँ पर एक बड़ी बस्ती, क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में वो क्षेत्र विकसित हुआ तो वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। और जैसे ही ऊपर से वो लैंडस्लाइड मलबा और वो बादल फटने से पूरा मलबा आया, उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया और आज भी वहाँ पर कई लोग उस मलबे में दबे दबे हुए हैं। इसी तरह की घटना 23 अगस्त को थराली में हुई है, चमोली जनपद के अंतर्गत। तो वहाँ पर भी बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह से कल बसुकेदार। 29 अगस्त को बसुकेदार में जो बड़ेत गांव है हुँ, और उसके आसपास जो छेड़ागाड़ जो पूरा एक सेटलमेंट था, इसके साथ साथ बूढ़ा केदार में उसी तरह से टिहरी जनपद का जो बूढ़ा केदार है, इसी तरह से उत्तरकाशी है, उसी तरह से देहरादून है, उसी तरह से बागेश्वर है। बहुत सारे क्षेत्रों में यही बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये घटनाएं लगातार हो रही है और इनमें लगातार वृद्धि हो रही है और इनसे नुकसान भी लगातार ज़्यादा हो रहा है। अब कैसे बचा जा सकता है, क्या करना चाहिए सरकार को? आम कोई ये घटनाएं है तो ये सरकार के भरोसे हम कह सकते हैं कि सरकार के भरोसे ही हम रह करके इनका निदान कर सकते हैं। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, विशेष करके उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत संवेदनशील स्थानों पर रहते हैं। सबसे पहले तो सरकार के स्तर से होना चाहिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी समय से चेतावनी। हुँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है पर उन टेक्नोलॉजी का अभी भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो समय से चेतावनी
से हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। दूसरा, हम अवेयरनेस से लोगों को जागरूक करें, लोगों को प्रशिक्षण दें। गांव में युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे, इस तरह के भूतपूर्व सैनिक हैं, इनकी ट्रेनिंग करें कि आपदा में किस तरह से ये राहत पहुंचा सकते हैं। उनके लिए एक ट्रेनिंग हो। और फिर आपदा प्रबंधन 3 तरीके से हो सकता है। एक तो आपदा आने से पहले कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस आपदा की मार को कम कर सकते हैं। दूसरा है कि जब आपदा आ रही है उसके दौरान क्या कर सकते हैं। और तीसरा, जब आपदा आ चुकी है उसके बाद क्या कर सकते हैं। 3 स्तरों पर प्रबंधन किया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे चरण हो सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से है। और लोग इस तरह से गांव-गांव में, क्योंकि देहरादून और दिल्ली से कोई एकदम से जैसे ही अगर आपदा आई तो बचाव नहीं हो सकता है। गांव के आसपास ही अगर हम उन लोगों को ट्रेन करेंगे, वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था करेंगे तो वो बचाव में कारगर सिद्ध होगा। ठीक ठीक है, धन्यवाद सर। तो आप थे प्रोफेसर श्री महावीर सिंह नेगी जी, पूर्व डीएसडब्ल्यू और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी डिपार्टमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी चौरास कैंपस से। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। और मैं चाहूँगा कि मैं लगातार इस वीडियो को गांव-गांव तक पहुंचाऊं जो हमारे इंटीरियर इलाके हैं। आप लगातार इस तरह के वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करना भी एक महत्वपूर्ण हाँ हाँ, तथ्य है इसमें कि ना इस सर, तरह के हमको वो आपदा जितना हो सकता है, अब यहाँ यूनिवर्सिटी में है तो थोड़ा बहुत यहाँ की जागरूकता है, जैसे हमारे बच्चों का एडमिशन होता है तो लगभग पूरे क्षेत्र से हम करते रहते हैं कि ताकि सबको शिक्षित करना बहुत जरूरी है और शिक्षित समाज ही इस को बचा सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ये हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यूनिवर्सिटी चौरास कैंपस से मैं राजीव तोमर लाइव। धन्यवाद।